बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पुष्प की संरचना जो परीक्षा में आता है 1 2 3 4 क्या है देखना। लेकिन सिंगर्स कहते हैं लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे। बताओ सिंगर लोग कहते हैं कि भैया आंख गोली मारता है, आंख AK-47 थोड़े ना है जो गोली मारेगा। तुम ही बताओ, फटाफट से शेयर करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अपने उस मित्र को शेयर करो जो टॉप करने का सपना देखा है। हेलो, अरे रिवीजन क्लास भूल गए? बोले थे ना कि आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम चैप्टर 2 का भी एक क्विक रिवीजन कराएंगे। तो चैप्टर 2 यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पुष्प की संरचना जो परीक्षा में आता है 1 2 3 4 पूरे 5 नंबर का। छोड़ना मत, ये वीडियो एंड तक देखना, 5 नंबर अपने कब्जे में करना और निधि मैम के लिए बस एक दिल वाला इमोजी दे देना ताकि हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पुष्प की संरचना। एकदम क्विक रिवीजन कराएंगे कम समय में फटाफट से। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम आपको बता दें पुष्प है क्या, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पुष्प क्या है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें पुष्प तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। हमारे पौधों में बहुत सारे भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, फूल होता है। तो जो हमारा जो पुष्प है ना वो तने का रूपांतरित प्ररोह है। और यही नहीं, ये पौधों का जननांग होता है। जैसे हमारी आंखों का काम क्या है देखना, लेकिन सिंगर्स कहते हैं लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे। बताओ सिंगर लोग कहते हैं कि भैया आंख गोली मारता है, आंख AK-47 थोड़े ना है जो गोली मारेगा। तुम ही बताओ, सिंगर्स को कहो बायोलॉजी का क्लास निधि मैम से करे, है ना, उन लोगों का बायोलॉजी बड़ा खराब है। लेकिन आपको तो पता है ना, आंखों का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है और मुंह का काम निधि मैम की तरह चपर 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 बिना रुके बोलना है ना। उसी तरीके से पौधों में जो पुष्प पाया जाता है ना उसका काम जनन की क्रिया करना है। यानी पौधों में जो जनन की क्रिया है वो पुष्प के अंदर होता है। लेकिन मेरे दोस्त पुष्प होता है 2 प्रकार का। एक देखो पुष्प कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है हमारा द्विलिंगी पुष्प। तो अगर आपसे कोई पूछे एक लिंगी पुष्प क्या है तो याद रखना ऐसे पुष्प जिसमें या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग, यानी दोनों में से केवल एक भाग प्रेजेंट होगा, हम उसे कहते हैं एक लिंगी। लेकिन ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी है जिसमें मादा भाग भी है, यानी दोनों प्रेजेंट है, हम उसे कहते हैं द्विलिंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या है तो आपको बताना है एक लिंगी का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर या केवल मादा भाग होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और द्विलिंगी का मतलब जिसमें नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, हम उसे कहेंगे द्विलिंगी। अब हम बात करते हैं पुष्प की। तो मेरे दोस्त अगर हम एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र बनाए ना तो देखो बीच में ऐसे आपको बनाना है घड़ा, लेकिन ये घड़ा नहीं है, ये है मादा भाग। और आपको पता है जहां मादा रहती है नर कहाँ रहता है? क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको बेसब्रों की तरह। अरे नालायक, गाना गाकर तुमको मन नहीं बहला रहे, गाना से तुमको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे। जैसे इस गाने में बोल रहा कि आगे पीछे नर डोलता रहता है, उसी तरीके से द्विलिंगी पुष्प में नर मादा भाग के अगल बगल डोलता रहता है। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारी मादा भाग है, इसके अगल बगल में आपको मिलेगा नर भाग, ये हमारा क्या है? नर भाग है। अब नीचे की तरफ जरा आइए और इसको समझिए। जहां पर हमारा ये आपको घड़ा दिखाई दे रहा, घड़ा मतलब मादा भाग। अब ये मादा भाग हवा में थोड़े ना उड़ रहा है, पापा की परी थोड़े ना जो उड़ जाएगी, नहीं ना, ये तो मादा भाग है, ये कहीं ना कहीं तो टिकी होगी। जैसे हम अगर खड़े हैं भैया जमीन पर खड़े हैं, पापा की परी बनकर उड़ थोड़े ना रहे हैं, ठीक है, हम तो जमीन पर ना खड़े हैं। उसी तरीके से ये मादा भाग भी कहीं खड़ी होती है। खड़ी होती है कहाँ? अरे खड़ी नहीं, टिकी रहती है पुष्पासन पर, ठीक है। इसे कहते हैं पुष्पासन, जिसपे मादा भाग बैठा रहता है। और पुष्पासन के अगल बगल जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको हरे रंग की पत्तियां दिखाई देंगी। ये जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही ना, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बाह्य दल
पुंज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और फिर अगर आप किसी भी फूल को देखो तो फूल में जो सबसे सुंदर होता है वो क्या होता है? रंग बिरंगी पत्तियां, और उनको कहते हैं दल पुंज। जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं मेरे दोस्त, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उन्हें दल पुंज कहा जाता है। तो एक बार नामकरण हो जाए फटाफट से, आ जाओ मेरे साथ। पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। जायांग को अंग्रेजी में गाइनोसियम कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। फिर पुष्प जिस पे टिका है हम उसे पुष्पासन या थैलस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और फिर याद रखिएगा, जो हरे रंग की पत्तियां हैं हम इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। और ये जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं इन्हें कहते हैं दल पुंज, जिसे पेटल कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना भूल गए, जैसे क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर क्या कहती है? हेलो स्टूडेंट्स। जैसे मेरे क्लास में इतने सारे रसगुल्ले हैं, लेकिन यार तुम लोग शेयर नहीं किए, शेयर नहीं करोगे? कर दो। अरे नालायक, करो, फटाफट से शेयर करो। अपने उस दोस्त को शेयर करो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अपने उस मित्र को शेयर करो जो टॉप करने का सपना देखा है, अपने उस सखी सहेली को शेयर करो जिससे तुम घंटों बैठकर चुगली करती हो। अरे शेयर करो। और हाँ, आप अपने बाबू, जानू, सोना, उनको भी कह दो शेयर कर दो, पढ़ ले, है ना, वरना खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, उनको भी कहो पढ़ाई करें निधि मैम के क्लास में आकर, फटाफट से शेयर करो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो जब क्लास में बहुत सारे बच्चे तो हम कहते हैं रसगुल्ला, लेकिन जब किसी एक बच्चे को हमको बोलना होता है तो हम कहते हैं ना, अरे कलुआ इधर आ, अरे ढकुआ तुम लाइक नहीं कियो, अरे चलुआ तुम शेयर नहीं कियो। ऐसे ना एक एक बच्चे का नाम लेकर ना बोलते हैं। बस इसी को याद रखना है। जब पुष्प में ढेर सारी हरे रंग की पत्तियां होंगी तो हम उन्हें बाह्य दल पुंज कहते हैं, लेकिन जब एक बाहरी पत्ती की बात होगी, एक हरे रंग की पत्ती की बात होगी तो इसको बाह्य दल कहते हैं। यानी बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, बाह्य दल कहते हैं। वहीं पर अगर ढेर सारी रंग बिरंगी पत्तियां हैं तो हम उन्हें दल पुंज कहते हैं, लेकिन जब एक पत्ती की बात होगी तो हम उसे दल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। पुष्प के नरभाग को पुमंग कहते हैं, लेकिन जब पुमंग ढेर सारा होगा तो पुमंग कहलाएगा। जब एक की बात होगी, यानी पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। उसी तरीके से जायांग की इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, एक पुष्प तने का रूपांतरित प्ररोह होता है, पौधों का जननांग होता है और पौधे का सबसे आकर्षित भाग होता है। पुष्प को दो अंगों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सहायक अंग और दूसरा होता है हमारा आवश्यक अंग। दूसरा क्या है? आवश्यक अंग। इन दोनों को आपको याद रखना है। चलो समझाते हैं। सहायक अंग का मतलब है ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं, यानी पुष्प के वो अंग जो नहीं भी रहे ना तब भी जनन हो सकता है, क्योंकि इनका काम केवल जनन की क्रिया में सहायता करने का है। क्या है? इनका काम जनन की क्रिया में केवल सहायता करने का है। इसमें आता है हमारा बाह्य दलपुंज और दूसरा आता है दलपुंज। ठीक है, ये दोनों क्या करते? केवल जनन की क्रिया में सहायता करते। दूसरा हमारा है आवश्यक अंग, यानी ऐसे अंग फूल के वो भाग जिसके बिना जनन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आवृत बीजी पुष्पों में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के लिए हमको क्या चाहिए? एक नर, क्योंकि नर के शरीर में नर युग्मक बनेगा। एक चाहिए मादा, क्योंकि मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा। और जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो ही ना संतान बनेगा। यानी अगर नर नहीं है, मादा नहीं है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे और ये दोनों नहीं मिलेंगे तो संतान नहीं बनेगा। तो इसीलिए याद रखना है, आवश्यक अंग में आता है हमारा पुमंग और दूसरा जायांग। ये हमारे क्या है? पुष्प के अंग हो गए, फिर ये भाग हो गए। इसके बाद याद रखना, बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं।
पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और अगर जायांग बोला जाए तो जायांग की इकाई को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, जायांग की इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमने आपको शायरी सिखाया था, डब्बा में डब्बा डब्बा में केक, तुम लोगों की निधि मैम लाखों में एक, सॉरी गलती से मिस्टेक, डब्बा में डब्बा डब्बा में केक, निधि मैम के रसगुल्ले लाखों में एक। देखो कितने सारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले लाइक कर दिए हैं, शेयर भी कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो और आगे की तरफ पढ़ते रहो। देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा डब्बा में डब्बा, उसी तरीके से जब एक पुष्प को देखा जाता है ना, तो सबसे बाहर मिलेगा बाह्य दलपुंज। इसको कहते हैं प्रथम चक्र, ये पहला चक्र है। दलपुंज हमारा दूसरा चक्र है, फिर पुमंग हमारा तीसरा चक्र है, और सबसे लास्ट में आपको कौन मिलेगा? जायांग। इसे अंतिम चक्र या चौथा चक्र कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, सबका काम बताते हैं। बाह्य दलपुंज ये पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा देने का काम करता है। यानी जब हमारा पुष्प अभी कली अवस्था में होता है ना, खिला नहीं होता है, तो बाह्य दलपुंज जो हरे रंग की पत्ती है, ये इसको ढक कर रखती है, कहीं इसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज क्या करेगी? कली अवस्था में हमारे पुष्प की सुरक्षा करती है। दूसरा है हमारा दलपुंज। दलपुंज रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं। ये पुष्प का दूसरा चक्र है और ये एक सहायक अंग है। ये क्या करता है? तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये सुंदर है, सुंदर है तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि परागण की क्रिया हो सके। हाँ, परागण भूल गए क्या? परागण आप भूल गए हो तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो परागण पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताना क्या परागण का भी ऐसे ही क्विक रिवीजन करवा दें? कमेंट में लिखा होना चाहिए परागण परागण परागण। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो दलपुंज की इकाई दल है, ये परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब बात करते हैं पुमंग। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का आवश्यक अंग है और ये तीसरा चक्र है। और याद रखना, पुंकेसर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है और नीचे के डंठल को वृंत कहते हैं। और परागकोश और वृंत को आपस में जोड़ने वाला ये योजी कहलाता है। परागकोश के अंदर हमारे परागकण भरे होते। परागकोश को जब हम बीच से काटते हैं ना, तो काटने पर पता चलता है कि ये दो पालियों में बटा हुआ है, यानी द्विपालित है। इतना ही नहीं, ये चार कोनों वाला है, यानी चतुष्कोणीय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चलता है इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते। और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं। ये सबको याद रखना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। जब हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का संरचना हमको देखने को मिलेगा। ये दो पाली में बटा होगा, चार कोनों वाला होगा, चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होंगी। इन थैलियों को लघु बीजाणु धानी कहते हैं और इसके अंदर हमारा लघु बीजाणु भरा होता है। एक और चीज याद रखना, लघु बीजाणु धानी के इस परत के चारों तरफ चार परत पाए जाते हैं। एक तो पहले से ये बना है, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इनका नाम भूल गए? चलो रिवीजन कराते। बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत, दूसरे वाले को कहते हैं अंतः परत, ठीक है, तीसरे वाले को कहते हैं मध्य परत और चौथा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टेपिटम। ठीक है, ऊपर के तीनों परत, बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत, ये तीनों लघु बीजाणुओं को सुरक्षा देते हैं। लेकिन जो सबसे अंतिम परत है जिसका नाम है टेपिटम, ये लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। यानी जो बन रहा है लघु बीजाणु, अरे हाँ लघु बीजाणु, जिनको हम परागकण भी कहते हैं और जिनको हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, लघु बीजाणु, परागकण, नर युग्मकोद्भिद तीनों एक ही का नाम है और इनको पोषण देने का काम कौन करता है? टेपिटम। और लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में। ये धानी कहाँ है? परागकोश के अंदर। परागकोश कैसा होता है? दो पालियों में बटा होता है। अंदर से दिखता कैसा है? चार कोनों वाला, यानी चतुष्कोणीय। और उसके चारों कोनों पर क्या मिलेगा? छोटी छोटी थैलियां। उन थैलियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। और उस धानी के अंदर क्या मिलेगा? लघु बीजाणु। तो भूलना नहीं, याद रखना।
अब आते हैं मादा भाग यानी जायांग पर। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में ऊपर का जो छतरी नुमा भाग दिखाई दे रहा, हम इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और फिर नीचे का जो आपको खोखला नली दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा, जो आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा ना, इसे कहते हैं अंडाशय। ये हमारा स्त्री केसर का भाग है। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। बीजांड की संरचना नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्त्री केसर, ठीक है। वर्तिकाग्र वो जगह है जहां पर परागण की क्रिया के दौरान परागकण आकर गिरते, ठीक है। परागकण कहाँ गिरेगा, वर्तिकाग्र पर गिरेगा। जब परागकण गिरता है, इसको अंदर जाना है, लेकिन ये भैया खा पी के मोटा हो गया, अंदर घुस ही नहीं रहा, अंदर जाइबे नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है, एक नलिका बनाता है, और ये नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय ये वही है जो निषेचन के बाद फल में बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे निषेचन के बाद फल कैसे बनता है, तो अंडाशय से, और यहाँ पर पुष्प की संरचना पूरा कंप्लीट होता है। हमने एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा पुष्प की संरचना समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम दोबारा से आपको पढ़ा देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो परागण पर लेकर आना चाहिए या नहीं, ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बायो का बेस्ट कंटेंट कहीं मिलेगा तो सिर्फ एक जगह, निधि मैम साइंस पर, ठीक है। लाइक करके जाना, बाय।